नमस्कार, वेलकम बैक। इंटरनेशनल बैंकिंग जायंट्स वो पूरे के पूरा भारत का जो रिटेल का एम्पायर है उसे छोड़कर ये भाग रहे हैं। और मोदी जी बोलते हैं भाड़ में जाओ, भागो यहाँ से, हमें तुम्हारे बैंकिंग नहीं चाहिए। अब यार इतनी एरोगेंस कैसे आ गई, ये सारा समझाऊंगा आपको, मजा आ जाएगा कि ये भाग रहे हैं चूहों की तरह। और क्या बोल रहे हैं, भारत में काम करना मुश्किल हो गया है। ये कोई कॉकरोचों के कारण नहीं हो रहा, कुछ और रीजंस है। ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि ये जो भागे भी हैं, अब भागे हैं तो अपना पूरे ऑपरेशंस को 300 करोड़ रुपए में ये बेच के निकल गए। लिटरली पॉकेट मनी है जिसमें ये भागे हैं। बैंक्स का नाम सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। सिटी बैंक ने अपने सारा जो रिटेल बैंकिंग है उसे एक्सिस बैंक को बेच दिया। बार्कलेज है, आरबीएस है, वो ऑलरेडी बेच के जा चुके हैं। अभी ड्यूशा बैंक ने अनाउंस किया वो सारा रिटेल बैंकिंग का ऑपरेशंस कोटक महिंद्रा बैंक को वो बेचने वाले हैं। अब आखिरी जो विकेट थी वो थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी बोल दिया कि वो भारत की मार्केट को छोड़कर यहां से चूहों की तरह भागने वाले हैं। मीडिया ने क्या बोला, पैनिक आ गया है, मार्केट क्रैश हो जाएगी। उन्होंने क्लेम किया कि यहां से जो फॉरेन का मनी है वो बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, ऑपोजिशन बोल रहा है ये इकोनॉमिक फेलियर है। दे आर कंप्लीटली एंड एम्बैरेसिंगली रॉन्ग। ये कोई रिट्रीट नहीं है, ये कैलकुलेटेड फाइनेंशियल पर्ज है। और इसके बीच में एक ट्रैप है जिसके बारे में कोई देखता नहीं है। अब ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। अगर नेशनलिस्ट हैं आप, मजा आ जाएगा कि क्या गेम खेली है गवर्नमेंट ने। 3 चीजें करी हमने जिसके कारण इनको भागने पे हमने मजबूर किया। बट सभी नहीं भागे हैं, एक दो और हैं जो यहां रह गए। जो रहे हैं वो वेस्टर्न बैंक नहीं है, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, वो नहीं गए, सिर्फ वेस्ट वाले यहां से छोड़ के भागे हैं। लेकिन बिफोर आई गो इनटू दिस जियोपॉलिटिकल ट्रैप जिसने फोर्स किया इन बैंक्स को बाहर निकलने के लिए, एक क्विक वर्ड है जो आपको मैं हेल्प करने वाला हूं आपकी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। क्योंकि रीजन है, दुनिया रिस्पेक्ट करती है पावर को और नॉलेज को। और जो रियल पावर आज की डेट में है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर आप अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना है, या अपने करियर को आपने एक्सेलरेट करना है। कई लोगों ने मुझे बोला कि वो मेरी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत है, मुझे थंबनेल बनाने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो लोगों ने बोला सर हम करना चाहते हैं लेकिन हमें आता नहीं है। तो आपके लिए 16 घंटे का लाइव क्लॉड मास्टरी प्रोग्राम इस सैटरडे और संडे को वो शुरू किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, कंप्लीटली फ्री फॉर माई ऑडियंस। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं आप, फाउंडर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, कुछ नहीं आता आपको एआई के बारे में, आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप ये सारी चीजें फ्री में सीख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सीट को बुक कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं, बाद में मत कहना कि सीट मिली नहीं। और ये सैटरडे संडे को आपको दी जा रही है। अब आते हैं वापस फाइनेंशियल पर्ज के ऊपर। ये बैंक्स भाग क्यों रहे हैं और हम ये उनको भागने दे क्यों रहे हैं, हम फोर्स कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रीज़न क्या था, इनको भगा क्यों रहे हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 170 साल पीछे जाना पड़ेगा। फॉरेन बैंक्स यहाँ पर हमारी इकोनॉमी को बिल्ड करने नहीं आए थे। वो यहाँ पर आए थे ये मैसिव एक नारकोटिक्स का, ड्रग्स का अंपायर चलाने के लिए। अब आप बोलेंगे ड्रग्स का बैंक्स के साथ लेना देना क्या है, वो समझाता हूँ। 1860 में जो ब्रिटिश हैं उन्होंने भारत में ओपियम को ग्रो किया और चाइना को बेचा। ग्रो किया इन्होंने बंगाल में, और यहाँ से जो शिप्स हैं कोलकाता से जाती थी चाइना, और चाइना में सबको इन्होंने ओपियम की लत लगा दी। वैसे ही जैसे राहुल गांधी हमारे कंट्री में कुछ सूंघ कर रोज आ जाता है। जब चाइना ने रेजिस्ट किया कि हमें ये ओपियम नहीं चाहिए, तो ब्रिटेन ने ओपियम वॉर कर दिया और यूके जीत गया, क्योंकि वहाँ पे जो पूरी नस्ल है वो ओपियम के लत में वो लड़ना जानते नहीं थे। आज सोच के देखिए, भारत में भी यही हो रहा है। पंजाब हो, पूरा भारत हो, आपको हर जगह पर आपको ओपियम दिखता है। जो काम 170 साल पहले इन्हीं सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना के साथ किया था, वही काम इन्होंने दोबारा से हमारे यहाँ करना शुरू कर दिया। एक मैसिव ग्लोबल स्मगलिंग का ऑपरेशन किया, जहाँ पर भारत से चाइना तक। इसीलिए जो बैंक है एचएसबीसी बैंक, उसको क्रिएट किया गया था। उसकी जो एचएसबीसी बैंक की जो फाउंडेशंस हैं वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अंदर उसको बिल्ड किया गया था, ना कि रिटेल बैंकिंग के लिए। ये लेगेसी आज तक चलती आ रही है। जो वेस्टर्न बैंक्स हैं उन्होंने हमेशा ही
ये जो बैंकिंग है इसको टूल की तरह इन्होंने यूज किया। अब कैसे? अगर आप 2 साल पहले देखिए, 3 साल पहले देखें, रशिया को वेस्टर्न बैंक्स ने उन्होंने क्या कर दिया, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया। रशिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके रिजर्व्स में पड़े थे, उसको फ्रीज कर दिया गया। न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट ने देखा कि जो फाइनेंशियल थ्रेटर है जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक रिस्क है। न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट ने रियलाइज किया दिस इज डेंजर। अगर फॉरेन बैंक्स ऐसे ही डोमिनेट भारत में करते रहे, हमारा जो बैंकिंग है, हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है, इसको अगर कंट्रोल करते रहे, तो हम रशिया की तरह वनरेबल हो जाएंगे। और दूसरा, यही तो वो बैंक्स हैं जो ड्रग्स का पूरा सिस्टम इन्होंने 170 साल से चला के रखा है। इसलिए एक साइलेंट फाइनेंशियल वॉर हमने शुरू कर दिया। अब किया क्या? मजा आ जाएगा। हमने क्या किया है? कोई हमने ज्यादा तंग नहीं किया, बस थोड़े से रेगुलेशंस को हमने टाइट कर दिया। कहां पर? फॉरेन की ब्रांचेस के ऊपर हमने बोल दिया कि आपको जितना भी आपका फाइनेंशियल डाटा आप भारत में क्रिएट करते हैं, उसे भारत में ही रखना पड़ेगा। मास्टर कार्ड और वीजा सबसे पहले वो कंपनी थी जिन्होंने बोला हम अपना डाटा भारत में नहीं रखेंगे। दिमाग उनका लूज हो गया। वो उस वक्त बाइडन प्रेसिडेंट थे, वो बाइडन के पास गए भी कि मोदी जी को मना कीजिए, वो यूपीआई वो इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं और डाटा को भारत में रखने की बात कर रहे हैं। बाइडन ने हल्की सी बात करने की कोशिश करी। मोदी जी ने बोला क्या, भाड़ में जाओ, हमारा डाटा हमारे कंट्री में रहेगा। आरबीआई ने रिफ्यूज कर दिया कि हम नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब जो ये फॉरेन बैंक्स हैं, इनको आदत थी वही 1860 का जो इनका लेजिस्लेशन है उसके हिसाब से काम करने के लिए इन्होंने मना कर दिया। दूसरा एक और था, इनका एक मॉडल है जिसको बोलते हैं ब्रांच मॉडल। मतलब क्या है? ब्रांच मॉडल का मतलब है इनके सारे ऑपरेशंस लंदन से या न्यूयॉर्क से वो ऑपरेट होते हैं। ये भारत में ब्रांच तो खोली है, लेकिन ब्रांच का कोई भी पावर यहां पर नहीं है। इट इज सिंपली जैसे अगर आप आज आईसीआईसी बैंक में जाएं, उनको बोलें कि हमने कोई अकाउंट खोलना है, वो बोलेंगे सर अकाउंट तो हम आपका खोल देंगे, लेकिन आपकी जो चेकबुक है, पूरा सिस्टम है, वो हमारा जो हेड ऑफिस है मुंबई में, वहां से होकर आएगा, हमारे पास कोई भी पावर यहां पर नहीं है। वही चीज ये फॉरेन के बैंक्स करते थे। ब्रांच लुधियाना में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, लेकिन ऑपरेट होती है लंदन से और न्यूयॉर्क से, ताकि वो भारत के जितने भी लॉज हैं उसको बाईपास कर सके। वो अवॉइड करते थे एस्टेब्लिशिंग अ प्रॉपर इंडियन सब्सिडरी। उसके लिए आपको पहले भारत में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने कंट्रोल को अपने हाथ में रखने के लिए उन्होंने भारत में कंपनी खोली ही नहीं। अब आरबीआई ने एक ब्रिलियंट ट्रैप उन्होंने खड़ा कर दिया। क्या बोला? अगर तो आप फॉरेन में बैठकर इस ब्रांचेस को ऑपरेट करेंगे तो आपके ऊपर जो टैक्स है वो है 38% का। अगर भारत में कंपनी खोलेंगे एचएसबीसी इंडिया लिमिटेड, तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो सिर्फ 25% लगेगा। अब न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया, आपको होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी खोलनी पड़ेगी, तभी आप एक इंडियन बैंक की तरह आपको इंडियन टैक्स रेट आपको लगाया जाएगा। फॉरेन बैंक्स ने रिफ्यूज कर दिया इमीडिएटली कि हम अपना कंट्रोल नहीं छोड़ सकते। उसका रीजन सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने अगर 38% टैक्स देने के लिए मंजूरी दे दी, क्योंकि उसका रीजन एक और था, वो था भारत का एक और तीसरा लॉ। मैंने पहले बोला था 3 चीजें हमने छोटी छोटी करी हैं। तीसरा लॉ है प्रायोरिटी सेक्टर का लैंडिंग। मतलब क्या है? ये एक इनविजिबल थ्रेड है। आरबीआई ने बोला कि जितना भी आप पैसा यहां पर उधार में देते हैं, उसका 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। अब प्रायोरिटी सेक्टर होता है जैसे एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, इसके अंदर आपको लोन देने पड़ेंगे। अब 18%, 40 में से 18% सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए इनको लोन देना था। अब फॉरेन बैंक्स किसी गांव में जाकर किसी को गाय खरीदनी है, उसका लोन देने से वो मना कर रहे थे। अब ये एक ऐसा रूल है जो एक खतरे की घंटी थी फॉरेन बैंक्स के लिए। वो चाहते हैं कि जो अल्ट्रा रिच बिलियनियर्स हैं, मेट्रो सिटीज में बैठे हैं, जहां पर पैसा मर नहीं सकता, सिर्फ उनको पैसा देंगे या उनके पैसे को ये मैनेज करेंगे कि कहां पे दुनिया भर में इन्वेस्ट करना है। वो एडवाइजरी का काम ये करना चाहते हैं। लेकिन अगर भारत का इंडियन सब्सिडरी इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर दिया, तो इन्हें जो गांव के अंदर एक फार्मर है उसे फंड करना पड़ेगा। ये वही वेस्टर्न वाले हैं जो फार्मर प्रोटेस्ट में इनके साथ खड़े थे, लेकिन फंडिंग इनको देना नहीं चाहते। अगर आरबीआई ने एक और कह दिया, अगर आपने ये टारगेट मिस कर दिया,
आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी और उस पेनल्टी को एक फंड क्रिएट कर दिया जिसको एग्रीकल्चर फंड बोलते हैं। इस पेनल्टी से एग्रीकल्चर को दिया जाएगा लोन। अब हुआ क्या, इन्होंने बोल दिया हम ना तो यहाँ पे ब्रांच खोलेंगे, ना हम प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग करेंगे, बस यहां से भाग जाएंगे। दे चोज टू ब्लीड। दोस्तों इसलिए ये आज भाग रहे हैं हमारे रिटेल बैंकिंग से कंप्लीटली, क्योंकि उन्हें मजा पता है कि एचडीएफसी बैंक से, यूपीआई से और एसबीआई से ये लड़ नहीं सकते, ये compete नहीं कर सकते। अब क्योंकि इनके पास एक एडवांटेज था, क्योंकि डॉलर की जब लेन देन था तो इनके पास स्विफ्ट सिस्टम था, हमने यूपीआई इंट्रोड्यूस कर दिया, हमें इसलिए इनकी जरूरत नहीं है। अब जो इनका रिटेल का जो डिवीजन है ये उसे बिल्कुल बोलते हैं कि जीरो प्राइस पे ये बेचकर ये यहां से भाग रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको लगे कि पूरा अपनी बैंकिंग छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये कंप्लीटली भारत को अबेंडन नहीं कर रहे, बस इन्होंने अपने जो टारगेट्स हैं उसको चेंज कर दिया। एचएसबीसी का पिछले साल का प्रॉफिट था 17,000 करोड़ रुपए का। अब आप बोलेंगे कि यार इन्होंने अपने रिटेल बैंकिंग जो लोन वाला सिस्टम है वो बेच के चले गए, तो ये प्रॉफिट कहां से आ रहा है? दोस्तों यहां पर इसका रीजन है, ये क्या कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर और एलीट कॉर्पोरेट की जो डील्स हैं उसके अंदर एंटर कर गए। ये हर रोज जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, किसी को 50,000 का लोन चाहिए, किसी को गाय खरीदनी है, किसी को खेती बाड़ी के लिए लोन चाहिए, ये उसमें से बाहर निकल गए। अब ये जो पहले होता था, आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, आपको गाड़ी चल लेनी है तो आपको लोन देते थे फॉरेन के बैंक्स, ये बंद हो गया। अब ये वापस आ गए हैं वॉल स्ट्रीट वाली टैक्टिक्स के अंदर। अब ये एग्जामिन करते हैं कि कर क्या रहे हैं। ये यहां से सिर्फ रिटेल में एग्जिट किए, लेकिन इन्होंने जो ये बड़े कॉर्पोरेट्स हैं इनके पैसे को मैनेज करना यहां पे शुरू कर दिया और उस मैनेजमेंट में ये पैसे कमा रहे हैं, विच इज रिस्क फ्री। और इसीलिए जो वेस्टर्न थिंक टैंक्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भारत को अब पैनिक करना पड़ेगा, फॉरेन का जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो यहां से भाग जाएगा। और मैं आपको दावे से बता रहा हूं कि दे वर स्पेक्टेकुलरली रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने इग्नोर किया एक चीज को, इसको बोलते हैं इन्फ्लक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इक्विटी कैपिटल। सिंगापुर का बैंक है डीबीएस बैंक, डूबीएस नहीं है वो डीबीएस है। उसने प्ले किया भारत के रूल्स के साथ। मैंने शुरू में बोला था वेस्ट के बैंक्स यहां से छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जो ईस्ट के बैंक्स हैं जैसे सिंगापुर का, उसने अपने आप को रजिस्टर कर लिया भारत के अंदर, इसलिए भारत ने उसको रिवॉर्ड किया। लक्ष्मी विलास बैंक का आपने नाम सुना होगा, उस बैंक को मर्ज कर दिया गया है डीबीएस बैंक के साथ। लक्ष्मी विलास बैंक के 500 ब्रांचेस थी, आज डीबीएस की जो डीबीएस बैंक है सिंगापुर का, उसकी 500 ब्रांचेस एक झटके में वो भारत में हो गई। अब ये चीज है जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड वाले ये सुनना चाहते नहीं। दोस्तों 1991 से पहले हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत थी। हमने अपने सोने को प्लेज किया बाहर ताकि हमें फॉरेन एक्सचेंज आए। जो फॉरेन बैंक्स है उन्होंने हमें ट्रीट किया जैसे कि एक चैरिटी कर रहे हैं हमारे ऊपर, एक ब्रांच खोलकर। ये कहते हैं असी सिटी बैंक, असी एचएसबीसी, आपकी गरीब कंट्री में जिनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है हम ब्रांच खोल रहे हैं। बहुत बड़ा एहसान इन्होंने हमारे ऊपर किया। और जैसे जैसे जब क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन किया, हमने इकोनॉमी को खोलना शुरू किया, ये इमीडिएटली यहाँ पर आ गए प्रॉफिट्स कमाने के लिए। अब वो जो सारा का सारा डायनामिक्स था इनका, वो परमानेंटली इरेज हम कर चुके हैं। अब हो क्या रहा है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ऑलरेडी रिजर्व्स इतने ज़्यादा हैं, हमें फॉरेन रिजर्व्स इनसे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रेड जो है वो रुपये में हमने सेटल करना शुरू कर दिया। वेस्टर्न मोनोपोली को हमने बाईपास कर दिया है। जो ये ब्रांच बैंकिंग यानी कि ऑपरेट करते हैं लंदन से और न्यूयॉर्क से, ये वहाँ से बैठकर यहाँ पर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब बंद हो गया। रीज़न एक और भी है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इनकी। उसका रीज़न है जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का मनी है उसने भारत में फ्लो करना शुरू कर दिया। एप्पल, डिफेंस के कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े सेमीकंडक्टर की कंपनीज, ये सब मैसिव डील्स कर रही हैं भारत के साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग मनी जब भारत में आता है तो फिजिकल एसेट्स क्रिएट होने शुरू होते हैं। उससे होगा क्या, हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे रुपीज़ में और बेचेंगे डॉलर्स में, वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड को। जो ब्रांच बैंकिंग का जो पूरा का पूरा इनका जो सिस्टम था वो था कि बाहर बैठ के ये यहाँ पर पैसों को लूटे या कमाए। और भारत ने क्या किया, हमने यहाँ पर बिल्ड जो कैपिटल को बिल्ड करेंगे भारत में, हमने उनको बुलाया और जो पैसे चूज कर बाहर लेके जाने की कोशिश करते हैं उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब आप कनेक्ट कीजिए हर चीज को कि क्या हो रहा है। रिसेंटली जो फॉरेन का मनी है
उसने भारत के टर्म्स के ऊपर भारत में एंटर करना शुरू कर दिया। दुबई का एक बैंक है एमिरेट्स एनबीडी बैंक, उन्होंने मैसिव स्टेक लिया है आरबीएल बैंक के अंदर। 60% ओनरशिप एमिरेट्स एनबीडी बैंक के पास है। ब्लैकस्टोन है और एक मफ कंपनी है, उन्होंने भारत के जो नेशनल इंडियन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी। फॉरेन कैपिटल अब ये नहीं देखता कि जी वेस्ट वाले क्या बोल रहे हैं, एचएसबीसी छोड़ के भाग रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। मनी सीज मनी, जो उसको दिखता है कि मैं पैसे बना सकता हूं और अगर मुझे इंडियन टर्म्स पे काम करना पड़े तो मुझे फर्क क्या पड़ता है। दोस्तों, ये अब भारत में आ रहे हैं, मिनॉरिटी इक्विटी इन्वेस्टर बनकर भी यहां पर बैठने के लिए ये राजी हैं। ये एक मॉन्यूमेंटल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। जो एरा था वेस्टर्न ब्रांच बैंकिंग का, वहां से बैठकर ये डोमिनेट करते थे हमारी मार्केट को, वो हमने मार दिया है। भारत डिक्टेट करता है अपने ग्लोबल टर्म्स को कि पैसा आएगा हमारे कंट्री में हमारी मर्जी से और हमारे हिसाब से, और यहाँ पे रहेगा भी हमारी मर्जी से। तुम्हारे लंदन और न्यूयॉर्क के जो नॉर्म्स हैं वो हमारे ऊपर अब लागू नहीं हो सकते। अब आप देखेंगे आरबीआई और तेजी से इसको और इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि हमें मालूम है 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन किया था, ये पैसे बनाने के लिए एकदम से मधुमक्खियों की तरह यहाँ पर भाग के आगे थे। अब जब ये देखेंगे कि ये डीबीएस बैंक है सिंगापुर का, उसकी इतनी ब्रांचेस बढ़ गई हैं, गली गली में उसके ब्रांचेस हैं, 500 ब्रांचेस कम नहीं होती, तो वेस्ट वाले दोबारा से भारत में आने की कोशिश करेंगे। मनी विल नाउ कम टू इंडिया टू सर्व अवर कंट्री, नॉट टू मेक मनी एंड टेक इट बैक टू देयर कंट्रीज। ये है एक रोज की चीजें जो हमारा मीडिया नहीं दिखाता है। तो प्लीज ओपन योर आइज, दिस इज अ ह्यूज गुड न्यूज, जहां पर हमारा बैंकिंग सेक्टर अब और कंसोलिडेट होता जा रहा है। फॉरेन के जो बैंक्स हैं हमारे बैंक के साथ मिलकर वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। ब्लैकस्टोन जैसी कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी फंड मैनेजर्स हैं, अगर वो भारत में आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आगे जाकर, जैसे फॉरेन के बैंक्स क्या बोल रहे थे, यहाँ पर बड़ा सोफोकेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर काम करना मुश्किल है। इसको बोलते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।